आप एक गवर्नमेंट के टेंडर में ये कंडीशन कैसे रख सकते हैं कि इनमें सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगा जो यहां पे गोश्त नहीं खाएगा? कल को आप ये कहेंगे कि नगर परिषद के जो पार्क्स हैं उनमें सिर्फ वही आएंगे जो गोश्त नहीं खाता होगा। परसों आप ये कहेंगे कि नगर परिषद की जॉब्स में वही अप्लाई कर सकते हैं जो गोश्त ही नहीं खाते होंगे, जो प्योर वेजिटेरियन होंगे। उसके पीछे आप ये भी कहेंगे कि आप ठीक है साइन तो कर दीजिए, आप अपने घर पे खाते रहना, कौन आके पूछ रहा है। लेकिन ये टर्म्स लाना ही क्यों है? आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप किससे शादी करेंगे और किससे तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे, ये फंडामेंटल राइट था। लेकिन गुजरात में अभी कुछ दिनों एक फैसला आया था कि दुकानों पर जो रेडियां लगती हैं वहाँ पर मीट अंडा कुछ भी नहीं बेचा जाएगा। मतलब साफ था कि आपको वेजिटेरियन होना पड़ेगा। गुजरात से या भारतीय जनता पार्टी के स्टेट से इस तरह की खबरें आती हैं तो वो नॉर्मल लगती हैं। लेकिन आज हमारे पास राजस्थान से एक ऐसा ही मुद्दा आया है जहाँ पर सत्ताधारी लोगों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट निकालकर सामने रख दिया है जहां पर थोड़ा सोचना पड़ता है। क्या है पूरा मामला, क्या प्रोजेक्ट आया है, क्या चीज़ है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहसिन टोंक मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी गंभीरता क्यों बन पड़ती है जब बात होना ज़रूरी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये मुद्दा क्या है, क्योंकि अक्सर मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। जब बात आती है अंडा खाना है, मछली खानी है, बीफ तक पर आदमी की लिंचिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब सत्ताधारी खुद इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ा दिमाग आता है कि क्या कांग्रेस भी उसी ढर्रे पे चल रही है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैटर सिर्फ ये है कि टोंक नगर परिषद ने, जहाँ पर हमारे यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, विधानसभा, सब जगह और स्टेट कांग्रेस की गवर्नमेंट है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक टेंडर इनवाइट किया गया कि टोंक में 10 कलेक्शन पॉइंट्स लगेंगे जहाँ पर आने जाने वाले जो ट्रक्स होंगे, ट्रॉलीज होंगी, ट्रैक्टर ट्रॉलीज होंगी, उनसे एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, बहुत कोई बात नहीं है, हमें कोई इशू नहीं था इसमें। लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त डाली। पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि शराब और जुआ नहीं खेलोगे, शराब नहीं पियोगे। इसे आम राय है, आम लोग इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ भाई नहीं पिएंगे। उन्होंने शराब और जुए जैसी गंदी चीज़ों के साथ गोश्त, अंडा और मछली को भी रख दिया। उन्होंने ये कहा कि जो इस टेंडर में अप्लाई करना चाहता है, सिर्फ इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस शर्त पे साइन करके देना पड़ेगा कि नगर परिषद की, गवर्नमेंट की 10 पॉइंट्स पे आप गोश्त, अंडा और मछली नहीं खाओगे और शराब नहीं पियोगे और जुआ नहीं खेलोगे। हमें सब लोगों को प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि जो नॉन वेजिटेरियंस है, इसमें एक धर्म की बात नहीं है, एक मज़हब की बात नहीं है, इसमें एक ग्रुप की बात है जो नॉन वेजिटेरियन है। आइदर वो एक हिंदू हो सकता है और एक मुसलमान हो सकता है, कोई जाट हो सकता है, कोई खटीक हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है। तो बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात यहाँ सबके ऊपर वेजिटेरियन बनने का एक ठप्पा लगाने की है। तो आप एक गवर्नमेंट के टेंडर में ये कंडीशन कैसे रख सकते हैं कि इनमें सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगा जो यहाँ पे गोश्त नहीं खाएगा? कल को आप ये कहेंगे कि नगर परिषद के जो पार्क्स हैं उनमें सिर्फ वही आएंगे जो गोश्त नहीं खाता होगा। परसों आप ये कहेंगे कि नगर परिषद की जॉब्स में वही अप्लाई कर सकते हैं जो गोश्त ही नहीं खाते होंगे, जो प्योर वेजिटेरियन होंगे। उसके पीछे आप ये भी कहेंगे कि आप ठीक है साइन तो कर दीजिए, आप अपने घर पे खाते रहना, कौन आके पूछ रहा है। लेकिन ये टर्म्स लाना ही क्यों है? आप एक टेंडर को गोश्त खाने या नहीं खाने पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो मुद्दा यह है कि आप गवर्नमेंट की एक प्रोसीजर में नॉन वेजिटेरियंस को ह्यूमिलिएट कैसे कर सकते हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप खुद कांग्रेस के नेता हैं, आप खुद राजस्थान को समझते हैं, वहाँ के मुद्दों को समझते हैं। आज के दौर में जब ये चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा चुभ सकता है, क्या हीरो बनने के लिए या कांग्रेस में अपना कद बढ़ाने के लिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि कद बढ़ाने के लिए, तो इस मुद्दे को उठाने से कोई भी पॉलिटिकल समझ रखने वाला आदमी ये कहेगा कि मेरा कद बढ़ेगा नहीं, मेरा कद घटेगा पार्टी के अंदर। दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा, मैं अपने लोगों की आवाज़ हूँ, मेरी वफादारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदेही मेरे लोगों के लिए है। मेरी पार्टी ने मुझे इसलिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट संभलवाया क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मुसलमानों की बात, माइनॉरिटीज़ की बात उठा सकता हूँ, उनको भरोसा दिला सकता हूँ कि हम तुम्हारे लिए हैं। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वजूद क्यों होता है? आज हम
दलितों की बात करते हैं, क्यों करते हैं? कि हम आपको आपका हक दिलाएंगे। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं माइनॉरिटीज़ को उनका हक दिलाऊं। वो क्रिश्चियंस हो सकते हैं, वो जैनी हो सकते हैं, वो मुसलमान हो सकते हैं। तो ये बात इतनी चुपती क्यों है कि मोहसिन रशीद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट होकर अगर मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाएगा तो किसकी उठाएगा? मुसलमानों का नेता बनना है आपको? नहीं, मैं मुसलमानों का नहीं, मैं माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। मेरे पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है। अगर कल को मेरे पास ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड काम करूँगा। जो काम मुझे पार्टी ने दे रखा है मैं उसे ईमानदारी से कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगी कि लोगों की आवाज़ नहीं उठाना ईमानदारी है तो मुझे इस पर हैरानी होगी कि ये ईमानदारी नहीं, ये चापलूसी होगी। मेरा फ़र्ज़ है, अगर मेरी पार्टी का आदमी भी कोई गलत काम कर रहा है तो मैं उसे चेताऊँ कि आप ये मत कीजिए। मैंने पहले चेयरमैन साहब को बताया कि ये काम गलत हो रहा है, इस टेंडर को वापस ले लीजिए। जब वो नहीं मानेंगे तो मुझे मेरे लोगों का जो उनका हक है, जो जब उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, तो उसके लिए बोलना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं आज अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करूँगा तो कल कौन मुझ पर भरोसा करेगा? मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, टोंक नाम है उसका। वहाँ के लोग मेरे ख़ानदान को जानते हैं और मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त करते हैं, मोहसिन रशीद पर भरोसा करते हैं। पूरे राजस्थान में अगर मोहसिन रशीद के नाम से कोई बात कही जाएगी या मेरी ज़बान से कोई बात निकलेगी, लोग उस पर भरोसा करेंगे कि हाँ ये फ़ेक नहीं हो सकती। मैं वो भरोसा लेके मरना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मोहसिन रशीद अपनी पार्टी से डर के या किसी पॉलिटिशियन से डर के हक बोलने से पीछे हट जाता है। आपको नहीं लगता कि जब आप ऐसी बात करते हैं, अपनी पार्टी की ही पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को टारगेट करने का मौका मिल जाएगा? क्योंकि देश का जो सिनेरियो है 2014 के बाद बदला है। अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं तो दिखाई देता है, समझ में आता है कि वो अपने एक एजेंडा पे चल रहे हैं। लेकिन जब आप उस पार्टी की होके उसी चीज़ों को उजागर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आप पर फिर से कांग्रेस पर हावी हो जाएगी? और कहीं ना कहीं जब कांग्रेस में, जब यहाँ पर राजस्थान में चुनाव होंगे तो उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। मैं जो गलती, अगर मैंने कोई चोरी कर दी, अगर मैंने कोई गलती कर दी तो उसका नुकसान तो मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी पार्टी की वफादारी, मैं अपनी पार्टी के लिए हमदर्दी ऐसे कर सकता हूं कि उसका कम से कम नुकसान हो। एक आदमी चोरी कर देगा तो हम जज साहब से ये नहीं कह सकते कि जज साहब इसने चोरी कर दी, आप इसे छोड़ दीजिए, अगले को सज़ा दे देना। हम ये कह सकते हैं कि साहब इसने गलती कर दी, इसे कम सज़ा दीजिए। तो मैं पार्टी को बड़े नुकसान से बचाना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं बीजेपी को ज़्यादा मौका मिल जाएगा। एक दूसरे सिनारियो को देखिए कि अगर कांग्रेस ने इन्हीं रूल्स पे ये ठेके चला दिए तो बीजेपी इससे 10 कदम आगे आएगी और ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। कांग्रेस जगह नहीं दे सकती। कल को बीजेपी जब ये रूल निकालेगी और ये कहेगी कि नगर परिषद के पार्क्स में गोश्त खाने वाले नहीं आएंगे, मत दाल बाटी खा सकते हैं, गोश्त नहीं खाएंगे, तो मैं किस मुंह से बीजेपी का अपोज करूंगा? किस मुंह से करूंगा? वो मुझसे कहेंगे तुम्हारी पार्टी ने तो ये निकाला था। तो मैं अपनी पार्टी को बड़े नुकसान से बचा रहा हूं, बड़ी जिल्लत से बचा रहा हूं ये काम करके। मैं उनकी मुखालफत नहीं, मैं उनके लिए हमदर्दी कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अब तक क्या हुआ है? क्या ये टेंडर वापस लिया गया है? क्या अब इस पर कोई सोच विचार हो रहा है कि इन्हें वापस लेना चाहिए, या जिन लोगों को सीट पे बिठाया गया है वो इस चीज़ जस्ट ऐसे ही हो गया यार गलती से, या फिर उसको सोच समझ के किया गया, या फिर साफ कहें कि आरएसएस का एजेंडा पार्टी के थ्रू धीरे धीरे सरकाया जा रहा है ताकि देश का सत्यानाश हो जाए? कांग्रेस को हमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इन्हीं लोगों से हुआ है जिन्होंने बीजेपी का एजेंडा किसी भी वजह से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो यारी दोस्ती हो, चाहे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की नीयत हो, किसी भी वजह से बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस में आगे बढ़ाया। तो क्या हुआ, इसके लिए बात यह है कि हमने सबसे पहले चेयरमैन साहब से बात करी। उन्होंने एक बचकाना सा जवाब दे दिया कि लोग गोश्त खाते हैं तो शराब पीने लग जाते हैं, इसलिए गोश्त को बैन कर दिया। मुसलमान शराब पीता है? ये चेयरमैन साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुसलमान पीता होगा, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि कोई भी मुसलमान नहीं पीता, लेकिन मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि शराब पीने के पीछे गोश्त रीज़न नहीं होता। तो हमने पहले चेयरमैन साहब से बात करी, उसके बाद हमने कलेक्टर साहब से बात करी। कलेक्टर साहब ने हमसे कहा कि हम इस चीज़ को हटवाएंगे। उसके बाद सचिन पायलट साहब खुद टोंक आए थे, उनसे हमने बात करी कि साहब ये एक बचकानी चीज़ है, इस पे बीजेपी हमें हमारा जीना हराम कर देगी, हमारे शहर से गोश्त की दुकानें बंद करा देगी अगर हम कांग्रेस ही उसे ये जगह दे देगी ये कदम रखने की। तो पायलट साहब ने भी मुझसे आज से करीब 10-12 दिन पहले कहा था कि वो इस पर काम कर रहे हैं और इस चीज़ को ख़त्म करवाएंगे। अब अगर नहीं होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम वहाँ तक लड़ेंगे जहाँ तक हम लड़ सकते होंगे। फैसले आखिर कौन जीतेगा, कौन ये टेंडर रहेगा नहीं रहेगा, ये मैं भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन एक बात की आपको भरोसा दिला सकता हूँ, मोहसिन रशीद आखिर दम तक लड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया पल। बात यही है कि मुद्दा उठाना ज़रूरी है, और उन मुद्दों पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब सीधा सीधा अटैक हो रहा हो तो खुलकर सामने आकर उसकी मुखालफत करना ज़रूरी हो जाता है। शुक्रिया।